रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनलेस साबित पे ज़्यादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेल, एक दफ़ा फिर लेके आए हैं गेस्ट कॉर्नर में आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्ट पे आई स्पेशलिस्ट। विद जनाब हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो जिन्होंने सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी बहुत सारी सर्विसेज जो है इन्होंने दी है। तो चले चलते हैं और मिलते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसी थे? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शकीब अनवर है। मैं आई सर्जन और स्पेशलिस्ट, उसके अलावा प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी हूँ जी। और मैं तकरीबन 33 साल से एज कंसल्टेंट इस शोबे में काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और इस वक्त मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज या रावल कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, उसका एज प्रिंसिपल प्राइज अंजाम दे रहा हूँ। दैट्स वेरी नाइस। तो उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो हमारी जी, स्पेशलाइजेशन जी। होती है उसका भी मैं जी, सुपरवाइज़र जी। भी हूँ और जी। उनका एग्जामिनर भी हूँ। जी। रहता मैं इस्लामाबाद में हूँ और ज़्यादा काम मैं अपने कॉलेज में करता हूँ और कुछ प्राइवेट क्लिनिक भी मेरा है, उसमें भी मैं 3-4 घंटे बैठता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो सर आपका मतलब पैदाइश कहाँ पे हुई और मतलब क्या चीज़ ने आपको इतना पैशनेट किया कि आपने एक मतलब ये खिदमत खल्क किया ना कि किसी के लिए कुछ करना, एक डॉक्टरी का शोबा फील करना, वो भी इतना क्रिटिकल और इतना सब्र आजमा। तो फिर आपकी क्या मतलब इसमें फीलिंग थी? कौन किसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप माशाल्लाह से इतने बेहतरीन डॉक्टर बन गए? मेरी पैदाइश तो लाहौर की है। 1963 में मैं पैदा हुआ था। अच्छा। और ज़माना थोड़ा सा उस वक्त ये ज़माना था कि पाकिस्तान का जो माहौल था, जब मैंने मैट्रिक किया, मैंने 79 में मैट्रिक किया अच्छा। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से। अच्छा। 81 में मैंने एफएससी किया। तो वो ज़माना अभी भी वो था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टरी है वो बहुत ज़्यादा नोबल और फ्रूटफुल प्रोफेशन समझा जाता था। अच्छा। और अब भी ऐसा ही हकीकत है, लेकिन अब ये है कि चूँकि और भी बहुत से प्रोफेशन जो है वो मार्केट में आ गए हैं और मेडिकल प्रोफेशन जो है वो एक्चुअली इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट मांगता है। इसलिए लोगों के पास अब चॉइसेस आ गई हैं और लोग डॉक्टरी और इंजीनियर का पेशा छोड़ के दूसरे पेशों में भी जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन उस वक्त ज़्यादा एक ड्रीम होती थी कि बच्चे पढ़ें और अच्छे नंबर लें और वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हों। और दर हकीकत उस वक्त हमारे माशरे की अक़दार भी ज़्यादा ये थी कि लोगों की खिदमत करें, लोगों में मटेरियलिज्म कम होता था और ज़्यादा यही होता था कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको सबक भी यूँ ही सिखाया जाता था कि आपने बेटा आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और कौम और मुल्क की खिदमत भी करनी है और उसके साथ ज़ाहिर अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल भी देंगे। तो ये चीज़ें थी कि तकरीबन हर घर की ये ख्वाहिश होती थी कि हमारे घर के जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं उनमें ज़रूर एक डॉक्टर बने, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है, अंबिया का प्रोफेशन है और इसमें खिदमत खल्क के साथ साथ आपकी जो आमदन भी होती है, लेकिन साथ साथ आप दुनिया को काफ़ी कुछ दे रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर बहुत अच्छा लगा कि उसके पीछे कॉज क्या थी, क्योंकि अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि जी लोग कर रहे थे हमने भी कर लिया, लेकिन आपकी कॉज बड़ी अच्छी है कि जी इसका पीछे बरअक्स मकसद ये था कि सोशल वर्क भी किया जाए, खिदमत खल्क भी होनी चाहिए। सो वेल, चलें सर हम सवालात की जानिब चलते हैं। सबसे पहला सवाल आया है हमें एक बच्ची की जानिब से। तो बता रही हैं कि पैदाइशी जो है उसकी आंखें अंदर की तरफ जो है वो धसी हुई थी, ठीक है, पैदाइशी। लेकिन ये था कि आंख की जो आईबॉल है वो सारी आंख सफ़ेद सफ़ेद थी, लेकिन अब उसकी उम्र 20 साल से ज़ायद है और आहिस्ता आहिस्ता करके सफ़ेद वाला हिस्सा हटता चला गया है, लेकिन ब्लैक वाला वापस आ गया है। इसकी क्या वजह है आज तक डॉक्टर्स ने नहीं बताया। वो कह रही हैं इसके बरअक्स मेरा भाई जो है वो 10 साल का है और लेकिन उसकी भी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बिल्कुल सफ़ेद हैं और बिल्कुल अजीब सी साउंड करती हैं देखने में ना। तो आप ये बताएंगे कि कौन सी बीमारी, क्योंकि आज तक हमें डॉक्टर बता नहीं सके, ये क्या वजह है? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बता दूं ताकि जी। लोगों को चीज़ समझ आ जाए। जी। अगर आप गौर करें जी। तो जब इंसान की पैदाइश होती है, जब पहला उसकी बुनियाद इंसान की पड़ती है तो वो तो सिवाय 2 खुलियों के उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल।
ठीक है। तो उसके बाद एक वो छोटा सा, जैसा कुरान में लिखा है कि खून का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है। तो उन स्टेजेस पे तो ना आंख होती है, ना नाक होता है, ना दिमाग होता है, ना पेट होता है, ना टांगे होती है, कुछ भी नहीं होती। उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो जीन्स और में कोडिंग रखी होती है कि इस गोश्त के लोथड़े ने इंसान बनना है, इसने खातून बनना है, इसने मर्द बनना है, इसकी आंखें ऐसी होंगी, इसके बाल ऐसे होंगे, वो कोडिंग होती है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि कुछ बीमारियां इसी तरह पैदाइशी होती हैं जिनकी आपकी कोडिंग के अंदर जो है वो इश्यूज होते हैं, कि वो डेस्टिन्ड ही नहीं होते कि वो उनकी आंखें ठीक बनेंगी या उनका सर ठीक बनेगा या उनका दिमाग ठीक बनेगा या उनकी टांगें प्रॉपर बनेंगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे होते हैं। अब ये बीमारी जो है बेसिकली इसको इनएनोफ्थल्मोस भी कहते हैं या माइक्रोफ्थल्मोस भी कहते हैं, यानी कि छोटी आंख या अंदर को धंसी हुई आंख। ये होता है कि उसमें जो उनकी जेनेटिक कोडिंग होती है खुलियों में शुरू में, उसमें जो आंख बनने का कोड होता है उसमें प्रॉब्लम शुरू से होती है। तो जब वो एक शक्ल, पूरा बच्चा एक शक्ल लेता है तो उसमें उसके बाल ठीक बन गए, आंख ठीक बन गई, कान, लेकिन आंख की जो कोडिंग थी वो ठीक नहीं थी, उसका जो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं था, तो वो आंख नहीं बनी जैसे उसने बनना था। वो छोटी बन गई, वो पूरी सफेद बन गई, उसमें वो काला दायरा नहीं सामने आया। काला दायरा असल में सफेद दायरे का ही हिस्सा होता है, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये बिल्कुल शफाफ होता है। काला इसलिए नजर आता है कि आंख के अंदर का जो काला रंग है वो इसके थ्रू नजर आ रहा होता है, वरना ये शफाफ होता है। ये एक शीशा है, ये एक लेंस है बहुत बड़ा, जिसके थ्रू आंख देखती है, जैसे कैमरे का लेंस होता है। अब इसमें यह है कि कोडिंग गलत थी, इसलिए आंख सिर्फ छोटी नहीं थी, उसके सारे हिस्से ही खराब बने थे। उसका पिछला पर्दा भी ठीक नहीं था, उसके अंदर की जेल भी ठीक नहीं थी, उसका लेंस भी ठीक नहीं था। अगर वो थोड़ी सी ऊपर से साफ हो भी जाएगी तो वो उस तरह नहीं देखेगी जैसे एक नॉर्मल आंख देखेगी। अब किसी की थोड़ी सी साफ हो गई, किसी की नहीं हुई, किसी की थोड़ी सी बड़ी होगी, किसी की नहीं हुई। मोर और लेस वो बात वही रहती है कि वो एपरेटस आपका ठीक नहीं बना। जब वो ठीक नहीं बना तो उससे फिर उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो 100% ठीक देखेगा या बनेगा। उसका कोई दवाई से इलाज नहीं है, कोई ऑपरेशन से इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसर है। अगर सेंसर खराब बन गया है शुरू से और उसका ताल्लुक दिमाग से डायरेक्ट होता है, उसमें नया सेंसर नहीं जोड़ा जा सकता, उसको फुला के बड़ा नहीं किया जा सकता। इसीलिए डॉक्टर कई दफ़ा माँ बाप के या पेरेंट्स के जज्बात को देखते हुए खामोशी इख्तियार करते हैं, या कोई ऐसी तसल्ली वाली बात कर देते हैं कि कम से कम वहाँ उनका दिल ना दुखे, डायरेक्ट नहीं बताते। तो ये एक वजह होती है कि मरीज ये कई दफ़ा समझते हैं कि शायद डॉक्टर को मरज़ समझ ही नहीं आया, वो कुछ बता नहीं रहा या वो इलाज नहीं कर रहा, उसके पीछे ये वजह होती है। अच्छा सर, लेकिन हम आपसे ही चाहेंगे, आपको बुलाने का मेन मकसद ये, हम चाहेंगे कि देखिए ये हम बिल्कुल हम सच के बेस पे और हकीकत बेस पे हम ये पूरा सेशन चलाना चाहेंगे। मतलब हम ये नहीं चाहेंगे कि कहीं पे भी आप हमें कहते हैं ना कि टू बी और नॉट टू बी में इंसान को बड़ी तकलीफ होती है। Exactly. तो एक चीज होना पता है कि नहीं है तो नहीं है, झूठी तसल्ली आ जाता है, झूठी तसल्ली ना नहीं। अच्छा, इसके अलावा यानी कि ये है कि अगर उनकी लेंस ब्लैक वाला आ भी रहा है तो अगर थोड़ी बहुत रोशनी आएगी तो वो लकीली आएगी, अदरवाइज मतलब वो भी नहीं आएगी। वो भी इम्परफेक्ट होगा, जो कुछ भी होगा वो परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर वो खुद ही हटता जा रहा है तो इसका मतलब है कि हल्का सा हो रहा है, तो वो लकीली अल्लाह की तरफ से हो रही है। ओके जी। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास ये आया है, कहते हैं बच्ची है तकरीबन 6 इयर्स की और मतलब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती चली गई और उसके साथ जो इसकी निगाह भी कमजोर हो गई। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्ची बहुत कमजोर है, इसकी वजह से इसकी निगाह जो है ये तेजी से खत्म होती जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि कमजोरी की वजह से निगाह खत्म हो जाती है या इसके पीछे भी आंखों की कोई बीमारी छुपी है? अच्छा, इसमें ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन करने वाली की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि कई दफ़ा कमजोरी बीमारी नहीं होती, असल में बीमारी कोई और होती है जिसकी एक अलामत कमजोरी भी होती है। और एक जैसे फेलियर टू थ्राइव हम कहते हैं कि एक बच्चा उसके माइलस्टोन्स ही शुरू से ठीक नहीं है। जो एक नॉर्मल बच्चे ने 6 महीने में उठ के बैठना था वो बैठता ही नहीं है, वो 2 साल लगाता है गर्दन सीधी करने में या खड़े होने में। तो ऐसे बच्चे जो कमजोर होते हैं उनके माइलस्टोन ही डिलेड होते हैं। इसका मतलब है उनके जिस्म का हर उज़्व कमजोर है, उसमें उनकी आंखों में भी पैदाइशी कमजोरी होती है, उनका ब्रेन भी स्लो बन रहा होता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी स्लो होती है। तो वो बेसिकली अगर यूं कमजोरी, अगर एक फिजिकल कमजोरी किसी को डायरिया लगने से हो गई है या बुखार से, तो वो एक और कमजोरी होती है। लेकिन एक ये जनरल कहना है कि पैदाइशी कमजोर, इसका मतलब उसके सारे अज़ा ही कमजोर थे या इम्परफेक्ट थे। तो उसका ताल्लुक सिर्फ
जिस्म की कमजोरी से निगाह नहीं, बल्कि वो सारी चीजें ही स्लो बन रही थी, वो सारी चीजें ही शुरू से कमजोर थी। ठीक है। अच्छा सर, एक 5-6 सवाल आए हैं जिनको मैंने मर्ज किया है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो उसमें यही आ रहा है कि जी मतलब मेरे दिमाग पे चोट लगी थी, जैसे कि ये मेरे साथ भी हुआ था कि दिमाग पे चोट लगी और आइस डॉक्टर कहते हैं कि 6/6 है, ठीक है। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स आईसाइट 6/6 होने के बावजूद भी नजर जो है वो नहीं आ रहा होता, और वो कह रही है कि समटाइम ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और समटाइम कमरे में आके मुझे चीजें जो है वो बड़ी बड़ी नजर आनी, थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक नजर आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर का ये कहना है कि आपकी निगाह वापस आ सकती है। तो क्या वाकई ऐसा कोई चीज है, इसमें कोई रियलिटी है, या एक चीज है कि जो चीज जा चुकी है कि उसके आने के चांसेस नहीं है, और ये कौन सी बीमारी है? अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। बच्ची ने कहा कि पहले मैं थोड़ी सी लो विजन थी, मैं किताब पढ़ती थी, थोड़ा बड़ा करके देख के पढ़ती थी, लेकिन फिर दरख्त के साथ में जाके मेरी टक्कर हुई और मुझे चोट लगी, मेरी निगाह खत्म हो गई। तो अब मैडम मेरी भी आंखें जो हैं वो 6/6 हैं जैसे आपकी हैं, लेकिन समटाइम डॉक्टर कह रहे हैं कि ये आरपी की ही एक वजह है, और समटाइम डॉक्टर कह रहे हैं कि दिमाग की कमजोरी दूर हुई तो निगाह ठीक हो जाएगी। तो इसमें क्या हकीकत है, ये भी वो कह रहे हैं कि जरूर बताएं। अच्छा, इसमें ये सवाल जो है दो मर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें सिनेरियोस फर्क हैं दोनों। अच्छा, एक में जो सेकंड आपने बताया बच्चा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उसमें आरपी भी है आपने कहा। वो कह वो कहने की पहले लो विजन थी मैं, और फिर दरख्त में जाके टकराई। पहले हम पहले वाले का जवाब देते हैं, फिर दूसरे वाले का। तो वो पहले वाले की सिनेरियो दूसरे वाले से फर्क है। अच्छा। दोनों को चोट लगी है, लेकिन दोनों में फर्क बात है। पहली को चोट लगी कि शायद उसमें ये नहीं बताया गया कि वो पहले बीमार थी या नहीं थी, तो पहले वो प्रिज्यूम करते हैं कि वो हेल्दी थी। उसको चोट लगी तो चोट में डेफिनेटली ब्रेन का हिस्सा जो पीछे बिल्कुल दिमाग जो सर की चोटी पे पीछे हिस्सा होता है ब्रेन का, नेक से ऊपर, यहाँ पे असल में आपकी जो आंखें जब देखती हैं तो ब्रेन यहाँ इस पॉइंट पे, पीछे वाले पॉइंट पे रजिस्टर करता है उसको, और यहाँ से वो जितनी नजर को आंखों ने जो उठाया सिग्नल, उसको डिसाइफर करता है, डिकोड करता है, और उसको रंग भरता है, उसको बड़ा करता है, और आपको दिमागी तौर पे नजर आता है कि ये एक इंसान बैठा है या ये परिंदा है या ऐसी चीज। वो सारी पिक्चर फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा, जब चोट लग जाती है और वो जगह आपकी काउंटर कू या कू फिनोमिनन होता है जिसमें दिमाग को अंदर धक्का पड़ता है, उसमें अगर वो जगह डैमेज हो गई है थोड़ी सी, तो उसमें कई दफा होता है कि जो आपकी नजर का बिल्कुल जो सेंट्रल हिस्सा होता है ना, वो या सारा हिस्सा खराब हो सकता है। अब ये बच्ची ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताई, जो कि मैं कहता हूँ बड़ी इंटेलिजेंट है, कि वो उसको बाहर नहीं नजर आता, लेकिन कमरे में जब दाखिल होती है तो कहती है कुछ ना कुछ नजर आना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सब नजर आने लग जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। उसकी वजह ये है, इससे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली उसके दिमाग के पीछे चोटी पे उसकी चोट लगी, अंदर से दिमाग जब हिला, धक्का लगा, उसको चोट लगी, तो उसका जो निगाह का जो सिर्फ फील्ड का सेंट्रल पोर्शन था ना, वो डिस्टर्ब हो गया है। उसकी जो पेरिफेरल फील्ड है निगाह की, वो बेहतर है या ठीक है। तो जब वो कमरे में दाखिल होती है तो कमरे की लाइट अक्सर कम होती है। जब लाइट कम होती है तो आपकी आंख का अपर्चर पूरा खुल जाता है, कैमरे की अपर्चर की तरह। वो ज्यादा लाइट आंख के पर्दे पे डालने के लिए जो प्यूपल होता है या पुतली या अपर्चर, वो पूरा खुल जाता है। जब वो पूरा खुल जाता है तो जो आपके आंख के पर्दे का या आपकी विजुअल फील्ड का जो पेरिफेरल एरिया जो नहीं डैमेज हुआ था, वो भी देखने में इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो देखने में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो उस कमी को थोड़ा सा ओवरकम कर लेता है जो सेंटर में थी। यही बच्ची जब ब्राइट लाइट में आएगी, जब पढ़ने की कोशिश करेगी, जिसमें सिर्फ सेंट्रल पार्ट चाहिए होता है, तो उसको तकलीफ होगी। तो इसमें क्या वाकई निगाह आने के चांसेस हैं कि मतलब? इसमें डिपेंड करता है कि अगर वो जो चोट लगी है वो थोड़ी देर के लिए वहां सिर्फ सोजिश हुई है या वक्ती है, तो उसमें अगर कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ तो वो वक्त के साथ बेहतर या पूरी भी आ सकती है। हो सकता है आधी रिवर्स हो जाए, हो सकता है 80% रिवर्स हो जाए, हो सकता है वहीं की वहीं रहे। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल उस माइक्रो लेवल पे दिमाग में चोट कितनी लगी है। अच्छा, यहाँ पे चले, वेल ये तो मुझसे भी मिलता जुलता सवाल है कि जैसे मेरे भी यहाँ पे चोट लगी थी, उससे पहले मैं बिल्कुल परफेक्ट थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं था ना, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सिर्फ स्वेलिंग हुई थी और यहाँ पे हुई थी, बट आई फील कि मेरा जबान जो है वो दिमाग को जा लगी है। उसके बाद मुझे बुखार हुआ, क्योंकि जब वो आपको पता है कि फौरन से सीटी स्कैन नहीं करते, वो कहते हैं दिमाग 3 दिन लेता है वापस आने में। तो उसके बाद जब मुझे महीने बाद जब मैं बुखार से उठी तो आई बॉल्स हिल गई। तो लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स का आज तक ये कहना है कि इसकी आईसाइट 6/6 है, लेकिन किसी भी टाइम निगाह वापस आ सकती है। तो मतलब खैर घर वालों ने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, तो क्या वाकई इन केसेस में ऐसा होता है या ये मिथ्स बनी होती हैं? इसमें ज्यादा जो ये जिस तरह आप इंजरी की बात कर रही हैं कि फ्रंटल एरिया पे इंजरी लगी, इसमें
कई दफा ये होता है कि परमानेंट डैमेज होता है, यानी कि जब आपकी खोपड़ी को जोर से चोट लगे ना कि आप भाग रहे हो और एकदम आप पिलर से टकरा जाए, तो उसका इतना ज्यादा झटका या जारिंग इफेक्ट होता है कि कई दफा आपकी अंदर की सर की हड्डियों में कहीं क्रैक्स भी आ जाते हैं, बहुत छोटे से क्रैक्स आते हैं, और वो जो क्रैक्स होते हैं वो आपकी जो आंख की ऑप्टिक नर्व है या रगे हैं पीछे, उनको डैमेज कर देते हैं कुछ हद तक, जिनमें यूजुअली जो डैमेज जितना होता है वो आमतौर पे परमानेंट नेचर का होता है, और उसमें भी यही बात है कि जितना सोजिश से या वक्ती था वो रिवर्स हो जाता है, और जितना परमानेंट होता है वो नहीं होता। और वो दिमाग और सेंसरी सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम की जो हमारी टीचिंग है उसमें यह है कि मैक्सिमम रिकवरी जितनी होती है वो 6 महीने के अंदर हो जाती है। उसके बाद जो है फिर वो अल्लाह की मर्जी है कि कितनी होती है या कितनी स्लो होती है या नहीं होती है। इसी तरह से हमें एक और सवाल आया है, ये भी गुजरात से ही है, क्योंकि पहले मैं ये दिमाग वाले हैं तो मैंने कहा पहले सारे इकट्ठे कर लूं, तो उनका भी ये कहना है कि शी हैव 2 किड्स, लेकिन उनके साथ भी हुआ ये कि जैसे घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और हस्बैंड ने मतलब हिट किया तो वो एकदम से जाके दीवार को जा लगी, तो वो उसमें भी उनका मतलब ये है कि भाई मेरी जो है वो निगाह जो है वो चली गई। तो क्या दोबारा इसमें भी हम वही बात समझें कि मतलब जो दिमाग की चोट है और वो कभी आ सकती है और कभी नहीं आ सकती, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसने अगर रिकवर होना हो तो बड़े शुरू में ही पता चल जाता है कि जी अब बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ठीक हो रही है। और बहुत सी चीजों को मैंने पेशेंट्स को देखा है जो दिमाग की कई इश्यूज से उनकी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, कई दफा डायबिटीज के लोगों में, हाइपरटेंशन के लोगों में, तो वो जितनी रिकवरी होती है मैंने देखा है वो विद इन फर्स्ट 2-3 मंथ्स हो जाती है। वैसे हम 6 महीने की मुद्दत रखते हैं कि हम 6 महीने तक वेट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है। और दिमाग की चोट और उसका ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली आप कई दफा उसको सर्जरी से, दवाइयों से, किसी और चीज से भी पूरा रिकवर नहीं करा सकते। अच्छा, लेकिन इसमें मेरे केस में भी और बाकी के 3-4 केस में भी मतलब दिमाग भी ओके है 1 to 1 और आई साइड भी 6/6 है, यानी कि वही हम बात कह सकते हैं कि अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सीन हो सकता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज मैं आपको कह दूं कि जो आई साइड 6/6 का क्या मतलब है? 6/6 का जो मतलब जो मुझे बाकी 3 लोगों ने भी बताया और जो मैंने भी आई से चेक करवाई ना, जैसे आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उन्होंने कहा जी आई साइड तो बच्ची की ठीक है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं दिमाग का जब वो न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास गए हैं, वो कहते हैं बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसमें ये होता है कि जो आई साइड 6/6 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि वो देख रहा है। एक बच्चा अगर देख नहीं रहा ना तो उसको हम 6/6 नहीं कह सकते। 6/6 का मतलब ये है कि बच्चा 6 मीटर पे वही देख रहा है जो उसको 6 मीटर पे देखना चाहिए। ओके, कि एक नॉर्मल जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने एक बोर्ड लगाया होता है अक्रॉस द रूम, वो ऐसी टेक्निक से लगा होता है, वो रैंडम नहीं होता। बिल्कुल, कि उस फासले पे उसने वो लाइन उसने वही देखनी है जो उसको देखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर वो 6 मीटर पे वो चीज देख रहा है जो उसको एक्चुअली 12 मीटर पे देख लेनी चाहिए, तो हम उसको 6/12 कहते हैं। अच्छा, यानी कि वो डॉक्टर्स या ये आप लोग ये बात समझ रहे सारे कि डॉक्टर साहब को ये कहना है कि वो तमाम लोग जिनके दिमाग पे चोट लगी है और डॉक्टर वो कह रहे हैं 6/6 है। 6/6 का मतलब ये है कि आपको थोड़े 6/6 का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। 6/6 का मतलब है कि आप वाकई देख रहे हैं। अगर आप देख नहीं रहे तो हम आपको 6/6 नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आपकी आंख का अपरेटस बिल्कुल ठीक है, ये जो कैमरा अल्लाह ने बनाया ये बिल्कुल ठीक है, इसकी ऑप्टिक्स बिल्कुल ठीक है, इसकी लेकिन इसका कनेक्शन जो ब्रेन के साथ था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है ना? तो हम इसको 6/6 नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव एरर कोई नहीं है, इसमें हम ऐनक नहीं लगा सकते, इसको ऐनक की जरूरत नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो फंक्शनल पार्ट है वो खराब हो गया है। ठीक। और सर जो दूसरा सवाल था जो बच्ची कह रही थी पहले मैं लो विजन थी, फिर दरख्त पे चोट लगी और फिर उसकी वजह से जो है मेरी दिमाग आईसाइट खत्म हो गई। तो यहाँ पे भी वो कुछ डॉक्टर से कहना है कि आरपी की वजह से है और कुछ का कहना ये है कि आप जो है मतलब आंख दिमाग की कमजोरी की वजह से। ये इसमें इसको ये कहते हैं जैसे एडिंग इंसल्ट टू इंजरी होता है ना, कि पहले से एक चीज खराब थी उसके ऊपर थोड़ा सा और खराबी हो गई। तो जो आरपी के लोग या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या जिसको शबकोरी कहते हैं, ये भी एक मरूसी मर्ज है और प्रोग्रेसिव मर्ज है कि वक्त के साथ बढ़ता है और इसकी भी शेड्स हैं, कोई बहुत ज्यादा कोई कम।
तो इसके अंदर भी ये होता है कि जो आपका आंख का पर्दा होता है वो बहुत वीक होता है, पहले से भी आपकी नर्व कंप्रोमाइज होती है, और जाहिर है कंप्रोमाइज नर्व थी उसकी नजर, और उसके ऊपर चोट भी लग गई, और उसके साथ वही प्रोसेस हुआ जो एक नॉर्मल बंदे के साथ होता है कि दिमाग का वो हिस्सा भी डबल खराब काम हो हो गया, गया। तो वो डबल इंजरी हो जाती है, इसलिए उसकी और ज्यादा खराब होगी। खैर आगे कुछ सिंपैथेटिक से सवाल है, लेकिन वेल मैं जितने भी लोग हैं क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि बताएं कुछ ऐसा करें कि हम ठीक हो जाएं, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि आप सर इससे रिलेटेड भी काफी सवाल हैं हाँ। कि कुछ हमें कुछ ऐसे मल्टी वाइटामिन बताएं कि जिसको हम लें तो हमारा दिमाग तेज हो और हमारा आंखों और दिमाग के बीच में कोई कनेक्शन बन सके, तो क्या ऐसे कोई मल्टी वाइटामिन हैं या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखें दो चीजें होती हैं, एक चीज ये होती है कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि किसी ने पत्थर की दीवार चुन ली, ठीक है, और किसी ने रेत की दीवार चुन ली। अब दोनों में ओरिजिनल स्ट्रक्चरल फर्क तो है ना, एक मजबूत दीवार है और एक जो है कच्ची दीवार है, मट्टी या रेत की किसी ने बना दी। अब उसके ऊपर दोनों जो है सीमेंट का प्लास्टर कर देते हैं, तो जो पक्की दीवार थी वो तो पक्की थी ना, लेकिन जो कच्ची दीवार भी थोड़ी सी मजबूत हो गई, ठीक है। इसलिए डाइट और विटामिन्स का रोल भी है अपनी जगह पे, कि एक ओरिजिनल कमजोरी तो थी लेकिन आपने उसको कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दी, सप्लीमेंट दे दिया उसको आप, ठीक है। इसलिए ये जरूर होता है कि अगर किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो उसकी बीमारी प्रोग्रेसिव है और वक्त के साथ उसकी नजर पहले से खराब होती है, लेकिन अगर आप उसको वो विटामिन या वो चीजें या वो मिनरल प्रोवाइड कर दें जो आंख का पर्दा ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसको एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाती है। ये जरूरी नहीं कि वो खड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए, लेकिन उसको एक थोड़ा सा सहारा मिल जाता है और उसका इफेक्ट नजर भी आता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अब इसमें ये होता है कि फिर वो अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत डैमेज होने के, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना वो उसको टाइम गेन या क्वालिटी ऑफ विजन जो है वो मेंटेन करने में आसानी होगी। ये 100% इसमें प्रोमिसेस नहीं है, लेकिन देखा गया है कि लोगों को कुछ को फायदा होता है, वो बताते भी हैं कि हमें नजर तो चलो उतना ही आ रहा है लेकिन पहले से नजर रोशन हो गई है, हम ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा फील करना भी एक अचीवमेंट होती है। तो कोई ऐसे विटामिन्स आप अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो बैलेंस डाइट अफोर्ड कर रहे हैं और वो खा रहे हैं, यानी उसमें वो मीट्स भी ले रहे हैं, प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, यानी कि और उसके अलावा फ्रूट्स भी लेते हैं। फ्रूट्स जो जमीन से चीजें उगती हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स हैं, क्योंकि वो जमीन से उग रही हैं तो जमीन की चीजें लें। अब कई लोग जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट नहीं खाते, तो दे आर नॉट हैविंग, वो चीजें ले ही नहीं रहे हैं, तो उनको फिर सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। कुछ लोग प्रोटीन्स भी लेते हैं, तो वो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपके फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, मौसमी फल भी खा रहे हैं, हयातीन भी ले रहे हैं, प्रोटीन्स भी ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो फिर एक नॉर्मल आदमी को एडिशनल सप्लीमेंट की आमतौर पे जरूरत नहीं होती। फिर भी वो ले सकते हैं। तो ऐसे उनके कोई नाम एक पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जिसमें आपको विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, इसी तरह विटामिन बी जो आपके दिमाग के लिए और चैनल के लिए अच्छा होता है वो है। उसके अलावा जिंक है, कॉपर है, ज़ैंथीन है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो हर किस्म की आजकल जो फैंसी बॉटल्ड विटामिन कॉम्बिनेशन आते हैं उनमें मौजूद होती हैं। आप उनकी बैग पे पढ़ लिया करें, जितने भी मल्टी विटामिन अच्छी किस्म के, यूजुअली उन सब में ये चीजें एक मुनासिब मिकदार से मौजूद होती हैं, तो आप इनको जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। हम ऐसे ही जाके ले सकते हैं या डॉक्टर जो रेकमेंड करें हम डॉक्टर अगर रेकमेंड करे तो वो बेहतर है, अदरवाइज आप जो भी मल्टी विटामिन अच्छी किस्म के ले लें वो आपको फायदा जरूर देगा, आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा सर, आपसे ही बात करते करते मुझे याद आया कि जब मेरे हिट हुआ था तो मुझे उस वक्त डॉक्टर ने बड़ी छोटी उम्र में ना सैंगोवियन कैप्सूल लगा दिए थे, तो उनको ये था कि शायद ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है, वो आंखों तक पहुंचे तो उसको कवर कर दे, तो उससे ये होता था जैसे आंखों के आगे ब्लर होता था ना, तो वो हट जाता था। या सेकंड उसमें अब मैंने जब कोविड के दिनों में मैंने जो ऑब्जर्व किया था, तो मुझे उस पर डॉक्टर ने, न्यूट्रिशन के डॉक्टर ने, क्योंकि उसने जब हिस्ट्री देखी उसने कहा आपको तो दिमाग को हम हैवी डोज दे ही नहीं सकते ना, तो उसने मुझे सिटान्यू रेकमेंड की थी कि उससे जो है आप मतलब आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स रहेगा और वो आंखों के आगे से ब्लर हटा देगा। और वाकई ऐसा हो भी जाता है कि मतलब कमरे में आए तो आपको सब क्लियर है, आपको किसी की जरूरत नहीं होती। तो मुझे क्या वाकई मतलब ये इन चीजों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मतलब जैसे मैं इसको हिस्सा नहीं बनाती जिंदगी का, वंस अ मंथ या कभी साल 6 महीने में एक दफा खा लिया, लाइक इस तरह से जब मुझे लगता है कि अब मेरा दिमाग जो है ना
वो आउट हो चुका है, तो तब मैं लेती हूँ। तो आप बताएं लोगों को कि वाकई दवाइयों का इतना सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, दवाइयों का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे ना? मैंने हाँ। कहा ना कि जैसे नॉर्मल अगर आप एक डाइट ले रहे हैं हम्म। तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर दवाई के अपने मुज़र असरात भी हैं। एक जी। हद से ज़्यादा जो कुदरत ने चीज़ें कुदरती तौर पे पैदा की हैं, इसलिए पूरी दुनिया अब ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रही है, वो कुदरत की एक अपनी खूबसूरती है। उन्होंने ख़ास इम्तज़ाज से चीज़ें इकट्ठी रखी होती हैं। इंसान वो चीज़ें उस तरह कंबाइन नहीं कर सकता कि कॉपर आयरन की कम्बिनेशन जो अल्लाह ने की हुई है, जो इंसान के लिए की हुई है, जो उस माहौल के लिए है, जो उस कॉन्टिनेंट के लिए है, जो उस गर्मी सर्दी के लिए है, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने फ्रूट चीज़ें पैदा की हैं सर्द इलाकों के लिए वो और हैं, जो गर्म इलाकों के लिए और है। तो वो अल्लाह ताला जो खुद कंबाइन करते हैं चीज़ें वहाँ के लोगों के लिए उससे बेहतर तो नहीं बन सकती। इसलिए टोटल इस पर नहीं डिपेंड करना चाहिए। ठीक है। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसी सिचुएशन जैसे चोट की सिचुएशन आ गई या खून बहुत बह गया किसी ठीक चोट है। में और पता चला जी आधा लीटर खून निकल गया, तो अब हम्म। उसको दोबारा से स्टेप अप करने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए फिर ये है कि जिस तरह सेंगो बयान आपने फरमाया उसमें आयरन भी है और उसके अंदर विटामिन बी वगैरह भी है, यानी एट द सेम टाइम आप अपनी नर्व्स के लिए भी कुछ दे रहे हैं और आप अपने खून को भी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन की तरसील करता है जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो हर खुलिये को, हर सेल को, चाहे वो दिमाग का हो चाहे वो आंख का हो, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब आप ब्लड बनाते हैं तो आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, यानी एक हिस्से को अगर 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिल रहे थे, आपने सप्लीमेंट किया उसको 6 मिलने शुरू हो गए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस हद तक इन चीजों का फायदा होता है, लेकिन मुस्तकिल जरूरी नहीं होता। अगर आप वापस अपनी हालत में आ जाते हैं, आप बीमारी से निकल आते हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं। ये यानी कि जिनकी अभी रिसेंटली दिमाग की चोटों का लगा हुआ है, जिनको चक्कर आते हैं, तो क्या आप मतलब उनको ये सजेस्ट करते हैं कि जिनको भी हार्डली 6 महीने हुए हैं कि वो सेंगोबियान यूज करें या ना करें? नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, अच्छा। जरूरी नहीं है। आप सेंगोबियान भी यूज कर सकते हैं या आप बी कॉम्प्लेक्स की कोई दूसरी फॉर्म है जैसे न्यूरोबियान है, मतलब ये ट्रेड नेम्स है। तो आमतौर पे ट्रेड नेम्स हम लेते नहीं, लेकिन मैं वैसे कहता हूँ जेनेरिकली विटामिन बी, B1, B2, B6, B12 ये कॉम्बिनेशन जहाँ होते हैं जिनमें दे आर वेरी गुड, वो लेने चाहिए। B6, B12, B1 दे आर वेरी गुड। तो वो मुख्तलिफ नामों से आते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं जब भी आपको दिमागी धक्का पहुंचे या धक्का पहुंचे, आप ले सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है फिर मैं आगे चलूं? जी डॉक्टर साहब, आप सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बातें बहुत गौर से सुन रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद से एक क्वेश्चन है कि एक आदमी की पेशेंट है, उनकी आंख में उनकी शी इज मैरिड, तो उनकी बच्ची ने शायद हाथ लग गया, उसमें स्वेलिंग और चुभन उनकी कम नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, अच्छा, अगर ये बहुत कॉमन बात है कि छोटे बच्चे, गोद के बच्चे माँ को जरूर आंख में उंगली मारते हैं, उनके नन्हे नन्हे नाखून होते हैं और वो नाखून जो है वो कॉर्निया के ऊपर एक स्क्रैच डाल देता है एक्चुअली, और वो कम से कम 48-72 घंटे तक वो स्क्रैच उनको इतना तंग करता है कि उसमें से पानी भी बहेगा, आंख खुलेगी नहीं और लगेगा किसी ने चुरी मार दी। हालांकि वो कॉर्निया जो काला दायरा है, अल्लाह ने इतना सेंसिटिव बनाया है कि इसमें बाल भी टच हो जाए तो बंदा आंख बंद कर ले। तो जो स्क्रैच पड़ गया ना, वो अब उनको 24 से 72 घंटे के दरमियान उसका हीलिंग टाइम होता है। वो जब हील हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन टिल दैट टाइम उनको चाहिए कि कोई साथ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज कर लें, ठीक है, जैसे कोई सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये मैं जेनेरिक नेम यूज कर रहा हूँ, इसकी कोई प्रिपरेशन उनको मिल जाए तो वो दिन में 3 या 4 दफा, ताकि वो जख्म मुंदमिल होने तक उनको एक कवरेज मिल जाए, वरना वहाँ पस पड़ने के जरासीम घुसे, क्योंकि नेल में जरासीम होते हैं तो वो इन्फेक्टेड वूंड बन सकते हैं। एक और उसका बड़ा अच्छा तरीका है कि सिंपल 0 नंबर का बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हम उनको कहते हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना जानती हैं तो वो किसी भी अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट या फार्मेसी में जाएं, उन्हें कहें मुझे बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए, वो कॉन्टैक्ट लेंस लें और उसको आंख पे लगा लें। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या पट्टी टाइप? नहीं, 0 नंबर का एक कॉन्टैक्ट लेंस है जो क्लियर है, उसमें पावर नहीं, लेकिन उसको हम पट्टी के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको बैंडेज कहते हैं। तो वो जो आंख का जख्म है उसके ऊपर वो रखा जाएगा तो आंख का वो जो छिला हुआ हिस्सा है वो टकराएगा नहीं और दर्द एकदम ठीक हो जाएगा और उनको नजर भी नॉर्मल आएगा उसके थ्रू। बंद भी नहीं किया हमने आंख, वो देख भी रही है और वो पेन फ्री भी हो गई है, और वो 3-4 दिन बाद उसको रिमूव कर दें, उनकी तकलीफ खत्म हो।
आपके पास कोई और है या मैं आगे चलूं? हाँ, please continue. अच्छा जी, एक और है कि जी मतलब ये डॉक्टर साहब का क्या कोई नंबर मिल सकेगा? और ये 3-4 सवालों को मैं कनेक्ट कर रही हूँ। और दूसरा ये कि हम अगर डॉक्टर साहब से पीएफएबी के बिहाफ पे मिलना चाहें तो ऑनलाइन क्या फीस होगी और ऑन साइट क्या फीस होगी, ये प्लीज आप क्लियर कर दें। एक तो मेरा नंबर तो राबेल साहबा की वसासत से और पीएफएबी के मैन को भी इजाजत दे देता हूँ कि मेरा नंबर शेयर कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आज, और ठीक है? उसके अलावा वैसे मेरा जो अपना पर्सनल नंबर है वो 0300532466 है, ये मेरा पर्सनल नंबर है और यही आमतौर पे पेशेंट भी ले लेते हैं, मैं उनको जवाब देता रहता हूँ सवालों। ठीक है लेकिन ये है कि फीस की जहाँ तक बात होगी तो मैं बता देता हूँ आपको, जी। मतलब क्लिनिक में मैं जो चार्जेस वो एक अलग चार्जेस हैं, लेकिन जो अगर पीएफएफबी की या उससे आएंगे तो मैं उनको कम से कम 50% डिस्काउंट जरूर दे दूंगा, गुड। और दे कैन कंसल्ट मी ऑन फी ऑफ 1000 जी। अगर वो चाहेंगे, जो इनकी अच्छा, वसादत से आएंगे, मैं जी, उनको मशवरा भी जी। दूंगा, कर दूंगा। आप पहले ये मैं- यानी कि आपने हमारा रेफरेंस जरूर देना है डॉक्टर हाँ। साहब को। और दूसरा मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने डॉक्टर साहब को कॉल नहीं करनी बार बार, आप पहले मैसेज पे करके। अच्छा सर, आपसे अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? अच्छा, उसका हाँ। ये अच्छा तरीका आपने जी। बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैं सारा दिन तकरीबन बिजी होता जी। हूँ और कई दफा ऐसी जगह होता हूँ जो सिग्नल नहीं आ नहीं रहे आते। होते। बेस्ट है कि वॉइस मेल व्हाट्सएप पे छोड़ दें, ठीक है। मैं फिर फारग औकात में वो अगर अपॉइंटमेंट के लिए सवाल करेंगे, बीमारी के लिए करेंगे, तो मैं फिर उस फारग वक्त में उनको गाइड कर दूंगा कि आप इस ठीक है। वक्त कॉल कर लें ठीक या आप ये कर दें या मुझे रिपोर्टें भेज दें, या मुझे, तो मैं आपको गाइड कर दूँ। अच्छा सर, आपकी ऑन साइट एंड ऑनलाइन फी सेम होगी या इसमें कुछ मतलब इनके लिए कुछ वो होगा? नहीं, उसमें यह है कि जो ऑनलाइन अभी तक तो मैं कभी लोगों से, सच्ची बात है, फीस नहीं लेता अगर मुझे कोई वो करे। लेकिन सर आपको हाँ, बहुत कॉल तो आएंगी। वो ये है कि कोई बात नहीं, अच्छा, ठीक लेकिन है। वो ये है कि अगर लोग खुशी से, कोई लोग अफोर्डिंग नहीं होते और हाँ, वो एक हाँ। मिनट की कोई बात करना हाँ, चाहते हैं तो अच्छा, आई ठीक। वोंट माइंड इट, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई चाहता है कि वो बराबर बार बार दिखाए, बार बार मशवरा दे ऑनलाइन, और एक बनना चाहता है, तो फिर वो यही है कि जो, जैसे मैंने कहा, नॉर्मली तो हमारी फीस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैं 1000, फिर उसको जो भेजने का तरीका है वो भी मैं कोई सादा बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मली मैंने नहीं कोई ऐसा सिस्टम रखता नहीं हूँ कमर्शियल के जी मुझे आप फीस दें। लेकिन अगर कोई बनना चाहेगा और बार बार पूछना चाहेगा और वो अफोर्डिंग भी है और उसको कोई मसला भी नहीं है और वो खुशी से देना चाहेगा, तो मैं उसको वो तरीका सर ये तो बता देखिए, ये तो रियलिटी है कि अगर एक बच्चा मतलब उसकी रिपोर्ट्स या वो दूसरी जगह पे लेके उसे बार बार उसने चेक करवाना है, तो फिर तो वो एक ऑनलाइन फी तो हर तरफ ही बिल्कुल, और उसमें वो हाँ। कंफर्टेबल रहेगा। कई दफा ये होता है, हाँ। मैंने ये भी देखा है कि मरीज आते हैं और हम कहते हैं कर्सी में नहीं, आप कुछ ना दें, वो कई दफा आते ही नहीं है, क्योंकि वो कई दफा उनकी अना होती है, वो चाहते नहीं हम कुछ तो दें ताकि हम एहसान ना लें किसी का। तो इसलिए मरीज अगर कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो थोड़ी सी फीस के साथ भी मेरे साथ हमेशा राब्ते में, तो वो सर आपके साथ जो है जब आप उनसे नेगोशिएशन करेंगे तो सर आपको अपडेट कर देंगे। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल आया हुआ है कि ये भी 5-6 सवालों को मैं मर्ज कर रही हूँ। आरपी की कोई ट्रीटमेंट आई है तो वो बता दें, और आरपी की उन्होंने कहा कि ये क्या हमें ये बता दिया जाए कि क्या, उसने कहा कि हमारे घर में 4 से 5 लोग ब्लाइंड हैं, ठीक है ना, और वक्त के साथ साथ हो जाते हैं, और हमने सारी जिंदगी इसी आस में गुजार दी है कि हमारा इलाज आ जाएगा, तो क्या वाकई कभी इलाज आएगा या हम इसी आस में ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे? तो प्लीज जो भी बात है हमें खुल के बताएं कि आरपी का कोई इलाज आएगा या वो नहीं आएगा, या हमें इसी तरह की लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि बीमारियां, वही बात है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होते हैं, जो आपकी मरूसी होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो कोडिंग में होते हैं, आपके स्ट्रक्चर में होते हैं, उनको रूट आउट नहीं कर सकते आप। जो आपके एक चीज़ जो आप बाद में एक्वायर की है आपने लाइफ के दौरान, कोई चोट लग गई, कोई बीमारी होगी उससे, तो वो उसका है कि आपका मेन स्ट्रक्चर तो ठीक है ना, ऊपर से कुछ हो, जो आपके वजूद में एक चीज़ चल रही है उसको इंसान, टू बी वेरी फ्रैंक, रूट आउट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला चाहे कोई मेहरबानी हो जाए कहीं से तो हो सकता है उसमें, हम इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना उम्मीद हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का कुरान में लिखा है, इलाज लेकिन लिखा सर है, हम इस पे हर मतलब मुश्किल। हम अभी फिलहाल साइंस क्या कह रही है? हाँ, नहीं है ना, वही साइंस अभी ये बता रही है, मैं उसकी प्रोग्रेस आपको बता देता हूँ कि साइंस ने इस पे जीन्स पे काम किया है, एक तो स्टेम सेल भी थे, जीन्स पे काम किया है और जीन्स पे काम हो रहा है, और उसमें ये होता है कि अर्ली स्टेज पे जीन करेक्शन की जाती है। उसमें यह है कि जो आपकी जीन में ख़राब हिस्सा था उसको वहाँ से तोड़ के उसकी जगह सही जीन लगाई जाती है थ्रू अ कैरियर, और
हमेशा ये होता है कि 10 साल बाद ये हो जाएगा, 10 साल बाद। आप सब लोग ठीक समझ रहे हैं कि इस आस, इस उम्मीद में बंदा रहता है, लेकिन किसी चीज़ को पुश नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट एक हद तक पहुंचते हैं, फिर उनको पता चलता है कि नहीं ये उतना अच्छा नहीं, फिर वो दूसरी रिसर्च होती है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो यहाँ तक कहना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद अगले 10 साल में जीन थेरेपी इतनी आम हो जाए, सिर्फ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नहीं, अब जेनेटिक डिजीज बहुत सारी हैं, कुछ इजीली क्योरेबल है, कुछ मुश्किल से क्योरेबल, कि एक वो रास्ता खुल जाएगा कि हम ट्रीट करना शुरू कर देंगे। वो वक्त कब आएगा इसका पता नहीं, लेकिन अभी तक इतना कोई खातर ख्वाह उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुई कि आपको नज़र इतनी इम्प्रूव हो जाए कि जैसे नॉर्मल नज़र। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड है कि सर ये स्टेम सेल थेरेपी क्या है, ये वाकई ही इसका कोई इफेक्टिव है, और कौन से लोग जो है ये स्टेम सेल थेरेपी करवा सकते हैं? ये भी आरपी के हर लोग ही स्टेम सेल थेरेपी करवा सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो बाहर गए हैं, उन्हें स्टेम सेल थेरेपी वगैरह का सुना था और करवाया भी, लेकिन कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी प्लीज बताएं। अच्छा, स्टेम सेल का भी मैं आपको बता दूं कि स्टेम सेल वही, जैसे मैंने स्टार्ट, स्टेम सेल्स बेसिकली है क्या, हमारी आम ये मैं लोगों को बता दें। यही बताना चाह रहा हूँ ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना कि उम्मीद कितनी किस चीज से। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इंसान 2 खुलियों से बना है, फिर एक छोटा सा लोथड़ा था, तो वो जो शुरू के सेल होते हैं जिनमें हर उज़्व बनने की कोडिंग होती है, उसको स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है ना, कि वो उस वक्त का जो एक सेल है, वो दिमाग भी बन सकता है, वो हड्डी भी बन सकता है, वो आंख भी बन सकता है, सिर्फ उसको डायरेक्शन मिलती है कि तुमने ये बन जाना है और तुमने ये बन जाना है। ये है वो स्टेम सेल जिनमें हर चीज बनने की कुव्वत होती है, और ये स्पेशली क्रिएट किए जाते हैं। ये इंसान के बच्चों की अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, वहां से ये सेल लेके उनको कल्चर किया जाता है, उनकी नर्सरी बनाई जाती है, और इस तरह के सेल्स हैं जो स्टेम सेल होते हैं, बेसिक सेल्स ऑफ लाइफ जिनको आप कह सकते हैं। इसमें ये खूबसूरती होती है कि अगर आप इनको प्योर इन सेल्स को किसी ऐसे उज़्व में रख दें कि जिसकी एनवायरनमेंट, जिस तरह अगर आंख में रख देंगे तो आंख के सेलों जैसी वो शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देंगे। अगर उसको दिल में लगा देंगे तो दिल के बाकी जैसे खुलिए वो वैसे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें हर चीज बनने की कोशिश। तो आप रिपेयर कर सकते हैं, आप वुंड्स हील कर सकते हैं। तो आंख में भी ये है कि जो आरपी में जो खुलिए, जिस तरह रॉड्स ज्यादा डैमेज होती हैं, इस पे भी काम हो रहा है और कर भी रहे हैं, और रेटिना की कुछ बीमारियां इससे बेहतर हो भी रही हैं। तो वो स्टेम सेल जब इंजेक्ट करते हैं रेटिना की लेयर के नीचे, तो वो उन ही जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उनमें हर चीज बननी, वो रॉड्स एंड कोन बनना शुरू हो जाते हैं, और काफी हद तक इसमें भी ब्रेक थ्रू है। लेकिन वही बात है कि परफेक्शन तक अभी कोई चीज मार्केट लेवल तक, कंज्यूमर लेवल तक नहीं आई। अभी ये चीज लेबोरेटरीज में सिर्फ चल रही है, ज्यादा इस पर भी वो नहीं हुए। अभी ये सेकंड लेवल की रिसर्च चल रही है, जिसमें ह्यूमंस में फुल रिसर्च नहीं की जाती, लिमिटेड की जाती है, ये उस लेवल तक चल रही है। इसलिए अभी वो मार्केट लेवल पे या उसमें नहीं आई कि आम बंदे को चाहे करोड़ों रुपए भी लगा दे उसको ये मिल सके, तो अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन अच्छा, फायदा हो रहा है लोगों को, फायदा हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि सुना है कि आरपी के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, और ये भी सुना गया है कि बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, और बहुत सारे लोगों से ये कहा गया कि आरपी की ट्रीटमेंट करवाएं तो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आरपी के टेस्ट हो कहाँ से रहे हैं। नंबर 2 कि अगर जो लोग नहीं अफोर्डेबल, तो फिर वो क्या करें, उनका क्या हाल है, मतलब क्या किया जाए? इसके भी 2 हिस्से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि आरपी का अगर डॉक्टर देख ले, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो आरपी के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें पड़े ही नहीं, वो नजर से पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है, रेटिना नजर आ जाता है, उसकी टिपिकल पिक्चर है, यू डोंट हैव टू गो। जो इसकी मेन टेस्टिंग है वो जेनेटिक टेस्टिंग है, और जीन टेस्टिंग जो है वो डेफिनेटली महंगी है, और वो हर मुल्क के हिसाब से है। जहाँ फैसिलिटीज नहीं है वहाँ बहुत महंगी है, जहाँ फैसिलिटीज आम है वहाँ शायद कुछ सस्ती हो। अच्छा, उसमें भी जब आपने एक चीज देख ली कि इनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो अब जीन में जाने की क्यों जरूरत है? अब ये हो रहा है कि वो मुख्तलिफ जेनेटिक कम्बिनेशन जो है वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में बन जाता है, लेकिन उसमें कुछ जेनेटिक कम्बिनेशन ऐसे हैं कि जो माइल्ड डिजीज है, कुछ सीवियर डिजीज है, कुछ दरमियानी डिजीज है, और कुछ में ट्रीटमेंट के फायदे ज्यादा है। तो वो जेनेटिक टेस्टिंग में ये फायदा होता है कि आपको एक रास्ता पता चल जाता है कि ये बच्चा कल को बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा या जरा बेहतर रहेगा, या इसको अगर हम ये सप्लीमेंट दें तो शायद इसकी बीमारी उस किस्म की बीमारी है कि इसको कुछ फायदा हो जाए, इस हद तक। और ये कहाँ से हो रहे हैं आज के टेस्ट? ये बेसिकली हमारी जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज है, जैसे हमारी शायद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, जहाँ जेनेटिक
टेस्टिंग होती है पूरे मुल्क और में। हाँ पूरे मुल्क में है। आप बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज के मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम ठीक नहीं है। लिए जाते, जी जी। लेकिन जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं उनसे रुजू करके पूछा जा सकता है कि आप जेनेटिक टेस्टिंग लेकिन हमारी सर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप बेशक यहाँ पे ले सकते हैं नाम, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि लोग जो करवाना चाह रहे हैं तो उनको आइडिया हो जाए पूरे पाकिस्तान में कि मेरे कहाँ ख्याल में से उसमें करवा ये है कि सकते हैं। कुछ लैब्स जो है वो खुद करती हैं और कुछ लैब्स ठीक है। सैंपल्स जो है बैरून मुल्क आप भेजती भी करवाते हैं? हैं। मैं भी करवा सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता तो हूँ। बस ये है कि जिनको भी आरबी के टेस्ट करवाने हैं तो वो डायरेक्ट डॉक्टर शाकिब से रब्ता हाँ करें, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। अच्छा सर, हमारे पास एक और सवाल है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ आप लोगों से कहूंगी कि जैसे कि डॉक्टर शाकिब ने आपको बताया कि आरबी का ट्रीटमेंट आएगा, कब तक आएगा ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, ठीक है। दिमाग की चोट वालों को भी बता दिया कि कब होगा ये अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं आप सबको ये जरूर कहूंगी कि इन ट्रीटमेंट के चक्करों में अपना टाइम जाया मत करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपनी लाइफ को जो है एक पॉजिटिव वे पे चलें और अपनी जिंदगी जो है वो खुद खूबसूरत बनाएं, क्योंकि जिंदगी वाकई खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। सो आप ट्रीटमेंट को एक साइड पे रखें, उसको बेशक साइड बाय साइड लेके चलें, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने 15-15 साल इसी इंतजार में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की, कुछ नहीं की कि जी इलाज आ जाएगा और मैं तब साइटेड उसमें पढ़ूंगा, तो ये चीज ना करें। लेकिन मैं चाहूंगी कि सर भी इस मामले में कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यही है कि आप किसी भी बीमारी, बल्कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नहीं, और भी जितनी डेबिलिटेटिंग या डिसेबलिंग डिजीजेज हैं उन सब में मैं लोगों को कहूँगा कि हेड ऑन लें बीमारी को, उसके साथ टकरा जाए, उसके साथ लड़ें, फाइट करें। आप अपने गोल्स को पीछे ना करें, बीमारी भी ठीक होती रहेगी, अल्लाह ताला करम करेंगे, आप अपना टाइम ना जाया करें, उसको हेड ऑन लें हर चीज को। हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, जितना कम लोग सोच के रखते हैं, वो ये करते हैं कि डॉक्टर के पास मत जाओ, वो कोई ऐसी बात ना कर दे कि हमारा दिल टूट जाए। नहीं, करने दे उसे ऐसी बात, बताने दे, ताकि आप उसको पहले दिन ही हेड ऑन ले कि मुझे ये है, मैंने इसके साथ चलना है पूरी जिंदगी और मैंने अपने काम करने हैं, ये चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब, मैं भी अगर बताऊं तो मैंने अपनी स्टडी खुद स्टार्ट की थी, क्योंकि जब आई साइड वो चली गई तो डॉक्टर्स आ गए थे, नहीं नहीं अब बच्ची के दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालें, तो ऐसा ना हो कि उसकी बाकी की निगाह भी चली जाए, तो आप इसकी थोड़ी सी निगाह बचा लेना। अब फिर उस वक्त घर वाले भी परेशान, स्कूल से हटा लिया, सब कुछ किया। फिर मैंने उस वक्त खुद कहा कि मैंने कहा मम्मा पता नहीं निगाह कब तक आए, इसी चक्करों में सारी जिंदगी जाया हो जाए, तो मैंने खुद कुछ करना है। तो उस वक्त जब वो कर लिया तो उसके बाद जब मैंने डॉक्टर्स के किस्से ही खत्म कर दिए, क्योंकि फिर मैंने ये सोच लिया कि जब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़िए, और जब अल्लाह मियां चाहेंगे तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। अगर सर एक नया सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि जी मेरी पैदाइश 2000 की है, लेकिन 2003 में यानी कि 3 साल की उम्र में मैंने मतलब एक हॉस्पिटल में चेक करवाया था, ठीक है। और ये किस्सा जो है ये बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा कि जी एक आंख में जो है थोड़ा सा मसला है, इसका ऑपरेशन करवा दें तो आंखों में नाबीनगी नहीं आएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जैसे मेरी उम्र 14 से 16 साल पहुंची तो जिस आंख का ऑपरेशन हुआ था उसमें हल्की फुल्की जो मतलब परसेप्शन थी लाइट की, वो भी खत्म हो गई और आंख बहुत छोटी हो गई है, और दूसरी आंख बहुत बड़ी है तो देखने में बहुत बुरी लगती है। तो क्या मेरी कोई निगाह वापस आ सकती है, या कुछ मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसी सिचुएशन कि जिन्होंने 3 साल की उम्र में विजिट किया है, तो इसका मतलब है कि उनको वो मसला पैदाइशी ही था, ठीक है। जो कि कुछ पैदाइशी मसले ऐसे होते हैं कि जो फौरन पैदा होते हुए नहीं नजर आते, बल्कि जिंदगी के पहले या दूसरे साल में वो नजर आने शुरू होते हैं। अब जब एक आंख में पैदाइशी एक मसला था तो वो एक नहीं होता, जैसे मैंने पहले बता दिया, उस आंख में और भी मसले होते हैं, और उसमें कुछ आंख के जो मसाइल हैं वो ट्रीटेबल होते हैं और कुछ अनट्रीटेबल होते हैं। अब उसमें जो ट्रीटेबल पार्ट नजर आता है, मुझे जो लग रहा है कि इनकी आंख में पैदाइशी मोतिया था, और पैदाइशी मोतिया के साथ भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि रेटिना भी, बैक ऑफ द आई भी खराब होती है, ऑप्टिक नर्व में भी मसले होते हैं। अब जो ट्रीटेबल पार्ट है वो मोतिया है। कई दफा डॉक्टर अच्छी नीयत से मोतिया निकाल देते हैं कि चलो जो ट्रीटेबल पार्ट है वो तो हम कर देना, लेकिन जो उसके अंदर आंख की इनहेरेंट कमजोरी थी या इनहेरेंट प्रॉब्लम थी वो तो वक्त के साथ शो अप किए फिर, और उन्होंने वो हुआ, आंख छोटी भी रहेगी, नजर नहीं आ गई। इसलिए वो ट्रीटेबल पार्ट को ठीक करना एक अच्छी नीयत से कोई बुरा एक्ट नहीं था। वो ना भी करते तो भी वैसा हो जाता, करते तो भी शायद वैसा हो जाता। अब जो छोटी हो गई आंख, तो छोटी आंख जब आंख सुकड़ जाती है तो यूजुअली ब्लाइंड आई ही सुकड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे। तो उसने नजर अब उसमें नहीं आना। तो आंख का मकसद अल्लाह ताला ने बेसिकली देखना रखा है, जब देखना उसमें नहीं है तो अब उस आंख का उस
ढेले का एज सच कोई फायदा नहीं, उसकी सिर्फ कॉस्मेटिक वैल्यू रह जाती है। अब कॉस्मेटिक वैल्यू को बेहतर करने के लिए ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरीज है। अगर आंख छोटी रह गई है, उसके ऊपर कांच की आंख लग सकती है, प्रोस्थेसिस लग सकता है, उसके ऊपर भी लग सकता है, उसको पूरा निकाल के भी उसमें लगाया जा सकता है। तो उसके लिए आप ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन होते हैं, प्लास उनको रिज्यू करें, वो जरूर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। तो आप कोई बता सकते हैं कोई मतलब डॉक्टर्स वगैरह, या इससे भी आपसे ही डायरेक्ट वो रुजू कर लें? मुझे अगर बताएं तो मैं उनको रास्ता बता दूंगा, उनकी नौयत देखते हुए कि उनको किस किस्म की गाइडेंस की, कि थोड़ा मसला है, बहुत ज्यादा मसला है, तो आई कैन यानी कि वो पहले आई थिंक प्रॉपर चेकअप करवाएं आपसे, ताकि फिर हमें बेहतर आइडिया होगा। ओके जी सर, इससे ही रिलेटेड एक और सवाल आया है कि जी मतलब ये तकरीबन 5-6 बच्चों ने कहा है कि जी हम एक हॉस्पिटल में गए पिंडी में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आई का ट्रीटमेंट करवा लें तो आपकी आंख के पर्दे हम बचा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि व्हाइट वाला पार्ट भी सारा रेड हो गया और देखते देखते निगाह जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब आंख जाया हो गई। हमें प्लीज किसी ऐसे डॉक्टर की तरफ रेकमेंड करें कि जो हमारी आंख जो लो विजन भी नजर आता है तो एटलीस्ट हम उससे भी ना जाए, मतलब हम थोड़ा तो हम बेहतरी की तरफ जा सकें, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि आप इसको ठीक हो जाएंगे, उल्टा ठीक होने के जब बाकी की भी निगाह खत्म हो जाती है। तो इसका प्लीज आप ठीक है, इसमें भी यही हुआ होगा बेसिकली कि अगर डॉक्टर ने कोई इलाज किया तो हम सबसे पहले प्रिज्यूम यही करते हैं कि किसी ने अच्छी नीयत से किया होगा, और उसके बाद एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में, सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरी होती है, लोग वापस घर नहीं आते, तो वो एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई एक अनफॉर्चुनेट बात हो गई होगी, बहुत से लोग ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा ये है कि हम ज़ाहिर है अगर किसी को कोई ऐसा है तो वो पर्सनली मुझे अपनी पूरी सिचुएशन बता दें, मेरे साथ बात कर लें, तो मैं उनको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह कि उनके एरिया में, उनके इलाके में कौन ऐसा शख्स है जिसको हम रेफर कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा सर, हमारे पास 3-4 सवाल है, बस मैं इनको जल्दी लेके चलना चाहूंगी। एक ने ये काला मोतिया और सफेद मोतिया की क्या वजह है और ये क्यों आ जाता है आंखों में, और क्या इसको निकलवाना जरूरी होता है और ये क्यों बन रहा है ये? अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि काला मोतिया और सफेद मोतिया तो एक लफ्ज आंख के कैमरे की तरह है, उसके अंदर एक लेंस है जो अल्लाह ताला ने अंदर रखा हुआ है, ये सामने कॉर्निया के पीछे होता है वो लेंस। आमतौर पे बुढ़ापे में ये लेंस सफ़ेद हो जाता है और उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। जैसे इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये भी एक लिविंग टिश्यू है, ये वाइट हो जाता है। जब ओपेक हो जाता है तो इस लेंस से ये अंदर तस्वीर नहीं बनती, तो इसको निकाल के इसकी जगह मसनूई लेंस डाल दिया जाता है। अब इसके बरक्स जो है, और ये ट्रीटेबल बीमारी है। हाँ, अब इसमें यह है कि अगर यंग एज में किसी को हुआ है तो वो कोई और रीजन से होता है, वो एजिंग से नहीं होता, फिर उसके साथ एलाइड प्रॉब्लम्स होती है। काला मोतिया एक्चुअली कोई मोतिया नहीं है ना, वो काला है, वो एक और बीमारी है। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिजीज, जिसको अंग्रेजी में ग्लाकोमा कहते हैं। और उसके अंदर ये होता है कि आंख का पिछला पर्दा, ऑप्टिक नर्व भी कमजोर होती है शुरू से, और आंख के अंदर एक फ्लूइड जो है वो चक्कर लगाता रहता है और वो आंख को धोता है अंदर से, उसको नरिशमेंट। अगर उस फ्लूइड की एग्जिट चैनल्स किसी वजह से बंद हो जाए तो वो फ्लूइड आंख के अंदर अकोमुलेट होकर आंख का अंदरूनी दबाव बढ़ा देता है। तो ये काला मोतिया है कि आंख का अंदरूनी दबाव बढ़ जाता है और उसके साथ ऑप्टिक नर्व भी वीक होती है। ये दो चीजें हैं, और दबाव जब बढ़ता रहता है तो वो और नसों को दबा के कमजोर करता चला जाता है, और इससे जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। इसलिए इसको काला कहते हैं। हर उस चीज को काला कहते हैं जिसमें बहुत डेंजर हो, तो इसका नाम काला मोतिया रख दिया उन्होंने। हालांकि ये फर्क बीमारी है, इसका इलाज भी है। इसका इलाज यही है कि हम आंख के बढ़ते हुए दबाव को सिर्फ रोक सकते हैं, जो उसकी पर्दे की कमजोरी है उसको नहीं कर सकते। लेकिन दबाव को रोकने से ये होता है कि जो पर्दे की कमजोरी या ऑप्टिक नर्व तेजी से कमजोर हो रही होती है, उसको हम बहुत स्लो डाउन कर देते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहती है। वो दवाइयों से भी हो सकता है और वो सर्जरी से भी हो सकता है। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, मैं 2-3 मिक्स कर रही हूँ। देखिए, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है तो क्या इसका पाकिस्तान में कोई इलाज है या नहीं? और दूसरा, हमें डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आप लोगों के लिए, ऑप्टिक नर्व वालों के लिए जो है वो ग्लासेस भी आ गए हैं, तो ये ग्लासेस वाकई कोई काम करेंगे या हम इस पर पैसा ज़ाया ना करें? और थर्ड, इन्होंने ही पूछा है कि लो विजन वाले अपनी निगाह को कैसे तेज कर सकते हैं या हमारी गिरती हुई निगाह को कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, इसमें ये चीजें हैं कि जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए ना, तो ये ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन का कोई भी हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाए तो आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए ये कि ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई है तो उसको दुनिया में, तो वही मैंने कहा, हमारे नॉलेज में अल्लाह ताला कोई मेहरबानी कर दे तो कर दे, लेकिन इंसान के नॉलेज में वो नहीं है ऐसी कोई चीज़।
जो नई ये टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको विजुओट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ग्लासेस बनाई जा रही हैं, जिसमें ये है कि एक टीवी भी लगा होता है, एक स्क्रीन होती है, छोटी छोटी अंदर चीज़ें होती हैं जो बाहर की इमेज को पकड़ के डायरेक्ट उसको ऑप्टिक नर्व पे सिग्नल देगी या ब्रेन के किसी हिस्से पे सिग्नल देगी। इसमें कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन वो बड़ी क्रूड किस्म की फॉर्म ऑफ विजन होता है। वो उन लोगों के लिए जिनकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो गई है, बिल्कुल डार्क हो गई। अगर किसी की एक आंख बेहतर है और एक आंख डैमेज है तो उसकी वो एक आंख दो आंखों से भी बेहतर है उस तरह की, वो उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो गई है उनके लिए ये चीज़ें, क्योंकि फिलहाल ये चीज़ें एक बड़ा क्रूड सा विजन देती हैं, आपको साए सफ़ेद ब्लैक दिखा देती हैं, आपको सामने टेबल का एक हुलिया सा नजर आ जाएगा कि मेरे सामने टेबल पड़ा है, मेरे साथ गिलास पड़ा है, मेरे साथ चीजें, लेकिन जैसा अल्लाह ने आपको अब विजन दिया है या नॉर्मल, उतना अच्छा भी नहीं आता। एक हद तक वो आपको फायदा देती हैं ये चीजें। अच्छा सर, अगला सवाल है कि लो कैटरिक कब तक कितने अर्से बाद चेक करवाना चाहिए? और उनका भी वही सवाल है कि अच्छा डॉक्टर तो हमारे लिए लो कैटरिक कैटरेक्ट जी, अच्छा मोतिया यानी कि सफेद मोतिया। अच्छा वो सफेद मोतिया है। कैटरेक्ट कह रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, लो कैटरेक्ट, लो का मतलब है कि अर्ली कैटरेक्ट। ओके, कि अभी वो ओपेक होना शुरू हुआ है, जैसे पहले थोड़े बाल सर के सफेद होते हैं, फिर बाद में पूरा सर सफेद। इसी तरह मोतिया भी यूं ही आता है कि लेंस पहले साइडों से या बीच में से थोड़ा थोड़ा सफेद होना शुरू होता है, अल्टीमेटली वो पूरा सफेद होता है। ऐसा मोतिया जो शुरू का, ये मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ ट्रीटमेंट सबके लिए, कि जो आपकी नॉर्म्स ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जैसे कि अगर आपको ठीक है कम नजर आ रहा है लेकिन आपकी जिंदगी के काम चल रहे हैं, आपको ड्राइविंग में इशू नहीं है, आपको पढ़ाई में इशू नहीं, घर में रहने वाली औरतों को घर के काम में कोई इशू नहीं, उनकी विजुअल रिक्वायरमेंट्स बहुत थोड़ी होती हैं, उन्होंने 12 फीट की चारदीवारी के अंदर सब कुछ देखना होता है, तो जब तक उनकी नॉर्म्स ऑफ लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रहे वो सर्जरी ना करें। जब किसी के नॉर्म्स ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, ड्राइवर है उसने काम ही ड्राइविंग का करना है, उसकी ड्राइविंग डिस्टर्ब हो रही है, तो वो बेशक अर्ली कैटरेक्ट कराए क्योंकि उसका काम डिस्टर्ब हो रहा है। और एक बंदा जो उसने हल चलाना है वो कहता है जब तक मुझे बैल और हल नजर आ रहा है मुझे कोई मसला नहीं, तो वो कोई बात नहीं, ना कराए, वो डिले कर दे थोड़ा। तो जब आप देखें कि आपका प्रोफेशन और आपकी नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, चाहे मोतिया कम है चाहे मोतिया ज्यादा है, फिर आप जरूर रुजू करके उसका ऑपरेशन करें। अच्छा, ये 5-6 सवालों को और मैंने मर्ज किया, एक जैसे हैं। एक तो ये है कि कुछ आरपी का भी इश्यू रहा है, पर्दे की कमजोरी भी है, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये 2 सवाल मर्ज कर रही हूँ। एक ने कहा है कि मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक थी लेकिन पर्दे पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई और 1 साल के अंदर मेरी निगाह बिल्कुल गिर गई। लेकिन दूसरे केस में वो कह रहा है कि जी मुझे आरपी थी तो मैंने अपनी आंख को ऑपरेशन करवाया, लेकिन ये कि आई पे जब प्रेशर पड़ता है तो आंखों में से पानी बहुत निकलता है और साथ साथ सुइयां चुभती हैं। अब दोनों केसेस में डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जब पर्दे की सूजन खत्म होगी तो आपकी निगाह ठीक हो जाएगी या आपको नजर आने लग जाएगा। तो आप बताएं, इज इट ट्रू या ऐसा कुछ नहीं है? अब इसमें यह है कि 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं आई, हमारे पास एज नहीं आई। एज मैं आपको बता देती हूँ। पर्दे की सोजिश की क्या एज? अच्छा, पर्दे की सोजिश का तो नहीं पता, बंदे की एज बता देते। हाँ, वही बंदे की एज। अच्छा, एज जो है, एक जो बच्चा है उसकी उम्र है तकरीबन 22 से 23 साल। एक बच्चे की उम्र आ रही है तकरीबन, जो बताया कि 32 ईयर्स आ रही है, और एक बच्चे की उम्र आ रही है तकरीबन 15 से 16 साल। अच्छा, अब इसमें जो पर्दे की सिर्फ सोजिश वाली बात है, उसको और कोई बीमारी आरपी भी है? हाँ, सोजिश के साथ आरपी भी है। जी, आरपी भी है। अगर आरपी के साथ सोजिश है तो वो कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, ठीक है। वो एक समझ लें कि प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज है, क्योंकि आरपी के साथ उसकी जो एलाइड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें काला मोतिया भी आ सकता है, सफेद मोतिया भी आ सकता है, पीछे आंख का पर्दा सुगड़ भी सकता है, उसमें सोजिश भी आ सकती है। ये उसकी एलाइड कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम वॉच करते रहते हैं। इसमें कुछ ट्रीटेबल हैं, जैसे मोतिया निकाल दिया वो ट्रीटेबल है, काले मोती के लिए मेडिसिन दे दी, लेकिन जो पर्दे पे सोजिश या पानी या कोई ऐसी चीज आ रही है कमजोरी, उसको आप पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है वो पेशेंट को एक एक रास्ता दिखाने के लिए कि जब कह दिया जाता है जब ये ठीक हो जाएगा तो नजर ठीक हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब ठीक होगा, नजर कब। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि मतलब आंखों से पानी इतना आता है, पानी, अब ये और चीज है, जो आंखों से पानी आना वो आंखों की सरफेस की डिजीज है, ठीक है। जो आरपी है वो उसकी बैक की डिजीज है। तो ये सरफेस की प्रॉब्लम है जो आमतौर पे एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। तो इसको तो बड़ी इजीली एड्रेस किया जा सकता है मेडिकेशंस के साथ, ठीक है।
अच्छा, और सर मैं लास्ट 2 क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक बच्चे ने कहा है कि उसकी जो है 6 उंगलियां, हाँ। 12 उंगलियां हाथों की हैं और 12 पाँव हाँ। की हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इस वजह से भी तुम्हें नजर नहीं आता। हाँ, नहीं इज इट वो ट्रू? नहीं, वो ऐसा है कि उसको जो एक्चुअल बीमारी है उसमें ये है कि उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी भी तकलीफ होगी और उसकी पॉलीडिजिटल, इसको कहते हैं पॉलीडेक्टिली, यानी कि उसकी उंगलियां भी ज्यादा होंगी। एक्चुअली उंगलियां ज्यादा होने की वजह से नजर कमजोर नहीं है, बल्कि जो बेसिक जेनेटिक प्रॉब्लम है, नजर भी उसी से कमजोर है, उंगलियां भी उससे ज्यादा है। ठीक है, जी। तो इसके आमतौर पर वो कई दफा फरबा भी होते हैं ये लोग, ठीक है। इसको लॉरस जी। मून बीडल या जी। बार्डेट बीडल जी। सिंड्रोम कहते हैं। जी। और उसका एक कॉम्प्लिकेशन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी आंख में मसले भी होते हैं, साथ ये भी होता है, उसके अलावा मोटे भी होते हैं कई दफा। जी, जी, जी। और उनकी ग्रोथ जो है, जो उनकी जेंडर ग्रोथ है, यानी कि वो लड़का जी। बनना है, वो भी बड़ी डिलेड होती है। तो वो उसमें उंगली कटा लेने से उसका मर्ज ठीक नहीं होगा, वो तो एक ओके। कॉस्मेटिक है। ठीक है ना, ठीक वो है। मर्ज I have a short question. जी। Retinal transplantation के बारे में सर जी। ये सुना है कि ये पाकिस्तान में हो रहा है और is it effective? नहीं, रेटिनल ट्रांसप्लांटेशन अभी एज सच नहीं होती। नहीं ठीक है, होती ना? हाँ, रेटिना ट्रांसप्लांट वही है कि जो आपका स्टेम सेल दे देते हैं रेटिना के पीछे इंजेक्ट करते हैं, वो भी अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बड़ी कंट्रोल्ड चीज़ है, वो भी बाहर ही हो रही है। रेटिना ट्रांसप्लांट नहीं होता। एक इनमें से उन्होंने ये निकाला था हल के रेटिना को रोटेटरी ट्रांसप्लांट कर देते थे, यानी उसी इंसान के रेटिना को चक्कर की सूरत में काटा, उसका जो बेहतर पोर्शन है उसको घुमा के सेंटर की तरफ कर दिया और उसका डिजीज पोर्शन जो है बाहर की तरफ कर दिया, रोटेटरी ट्रांसप्लांट। लेकिन वो भी एक हद से ज्यादा इस तरह कामयाब नहीं हुआ। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब कौन सी विजन, जैसे सबके ही ब्लाइंड होते रहते हैं या कुछ भी है, मतलब कोई ऐसी ट्रीटमेंट भी है आई साइट की, कि कोई ऐसी भी बीमारी है आंखों की जिसमें वाकई ही ट्रीटेबल है, जिसमें नजर आने के चांसेस हैं, या जितने भी लोग हैं जिनको किसी भी किस्म की आंखों की बीमारी है, तो क्या वो मतलब वो नहीं ठीक होंगे, या मतलब कोई ऐसी आंखों की बीमारी है जो हम कह सकते हैं कि यस ये ठीक हो सकता है? आपकी मुराद मौरूसी बीमारियों से है या बाकी? सर ये ओवरऑल एक सवाल आए हैं कि जी आई साइट की कोई तो ट्रीटमेंट, कोई ऐसी ट्रीटमेंट, या हम ये समझ लें कि जिसको ऐनक लग गई है इसको कभी नहीं छूटेगी। मैं बता देता देखिए, उसमें दो चीजें। आपके पास एक कैमरा है, अगर उसका सिर्फ लेंस डैमेज है लेकिन उसके पीछे फिल्म या जो उसकी सीसीडी स्क्रीन है जिसके ऊपर वो परसीव कर रहा है इमेज, अगर वो ठीक है ना, बैक ऑफ द आई आपकी, तो जो आगे की चीजें हैं वो ट्रीटेबल होती हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप को मोतिया है, 100% ट्रीटेबल डिजीज है। इसी तरह आपको कोई इन्फेक्शन है, 100% ट्रीटेबल डिजीजेज हैं। जिनकी ऐनक लगने की जरूरत है, रिफ्रैक्टिव एरर जिनको कहते हैं, कि उनकी आंख की मेजरमेंट ऐसी है कि उनकी इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं पड़ रही, तो आप या माइनस का लेंस लगा देंगे या प्लस का लेंस लगा के इमेज वहां ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसी तरह आजकल ये है कि जिस तरह ये रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं कि कॉर्निया की शेपिंग ऐसे कर देते हैं कि आपको 6 नंबर की ऐनक लगी हुई थी वो खत्म हो जाएगी, ऐनक उतारने वाली सर्जरी, ये सारी चीजें हैं, ये हेल्दी आइज में होती हैं। जिन लोगों के रेटिना खराब होते हैं, चाहे वो शुगर की वजह से हो जाए, चाहे वो ब्लीडिंग की वजह से हो जाए, उसका इलाज कंप्रोमाइज्ड है। उसका ना परफेक्ट नहीं होता कि दफा बेहतर हो जाता है, चला लेते हैं, लेकिन उसका ये नहीं होता कि वो 100% शायद ठीक हो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बेहतरीन हमें टाइम दिया सर। हमारी तरफ एक छोटा सा स्माइली आपके लिए, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को कोई एक मैसेज दीजिए ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। मैसेज तो राबेल ने आपको इस सूरत में दे दिया है कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप योर हेड एंड चिन अप, बीमारियों के साथ फाइट करें, उनके आगे सरेंडर मत हो, और अल्लाह ताला ने जो आपकी एबिलिटीज दी हैं उनको बेहतर से बेहतर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और कामयाबी। थैंक यू सो मच सर। एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, एक खूबसूरत दिल की जरूरत है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गेस्ट कॉर्नर में। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट गेस्ट कॉर्नर में आप किससे मिलना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।